जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो अपनी जो यकीन बैच की सीरीज चल रही थी, आज उसके शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस की जो है क्लास कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शास्त्रीय नृत्य की जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है। तो भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, जिसको हम पंचम वेद के नाम से जानते हैं। वैसे वेदों की संख्या 4 है, लेकिन नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसकी है ये? भरत मुनि की है। कौन सी? नाट्य शास्त्र। इसके बारे में किसका वर्णन मिलता है? तो शास्त्रीय नृत्यों के बारे में इनमें जानकारी दी गई है। अब जान लेते हैं कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। तो शास्त्रीय नृत्य जो है वो कुल कितने हैं? 8 हैं। कुल कितने हैं? 8 हैं। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं? 9। और 9वां कौन सा है? छऊ। और छऊ कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो 8 माने गए हैं, जो कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या भी 8 ही मानी गई है। संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना जो है वो 28 जनवरी 1953 में दिल्ली में की जाती है। किसकी? संगीत नाटक अकादमी की। ठीक है, छऊ नृत्य जो कि 9वां संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9वां नृत्य शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। तीन तीन तरीके के छऊ नृत्य होते हैं, जिसे हम अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, या फिर अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है अर्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है? छऊ है। आगे चलते हैं कि इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था। किसको? छऊ नृत्य को 2010 में अमूर्त सूची में यूनेस्को की इसमें शामिल किया गया था, जिसमें हमने अभी बताया 3 प्रकार से छऊ नृत्य होता है। पहला होता है मयूरभंज छऊ। मयूर का मतलब होता है मोर, और मोर क्या होती है? उड़ती है। तो मयूरभंज छऊ कहाँ का होगा? उड़ीसा का। सराय केला छऊ। ठीक है, केला का क्या होता है? केले केले जो है वो झाड़ में उगते हैं। झाड़ का मतलब होता है उनका एक गुच्छा टाइप का होता है। पुरुलिया छऊ कहाँ का है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। पासे पुरुलिया, पासे पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये ऐसे याद रख सकते हैं। पूरा लिया बंगला। क्या लिया? पूरा। पूरा लिया बंगला। अब आ जाते हैं शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में। भरतनाट्यम जो कि लगभग 2000 वर्ष पुराना है, और सबसे पुराना नृत्य शास्त्रीय नृत्य जो है वो भरतनाट्यम को माना जाता है, जो कि तमिलनाडु का है। उड़ीसी से आपको इसके नाम में ही उड़ीसी नजर आ रहा है, तो ये उड़ीसा का हो जाएगा। मणिपुरी से मणिपुर। कच्ची पूड़ी कौन? अंधा व्यक्ति। कच्ची पूड़ी को हम हमेशा आज से याद रखेंगे कि अंधे व्यक्ति से ही डिकोड करेंगे। कच्ची पूड़ी कौन बनाएगा? अंधा व्यक्ति ही बनाएगा। कथक जो कि अपने उत्तर प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य। कथकली और मोहिनीअट्टम जो कि केरल के हैं। दो शास्त्रीय नृत्य किस राज्य के हैं? तो ये केरल के हैं। कौन कौन से? कथकली और मोहिनीअट्टम। अट्टम में 99% केरल में जाएंगे, 1% चांस है कि तमिलनाडु में जाएगा। लेकिन कली रूट वर्ड जो है वो हमेशा ही आपको केरल में जाने को मिलेगा। सतरिया शास्त्रीय नृत्य जो कि सबसे नया है, और इसको 2000 वर्ष में जोड़ा गया है। 2000 वर्ष का मतलब है वर्ष 2000 में। ठीक है, जैसे 2001, 2002 इस तरीके से वर्ष 2000 में जोड़ा गया है। छऊ नृत्य जो कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो है वो 9वां नृत्य शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ झारखंड में, मयूरभंज छऊ उड़ीसा में। अभी आपको ऊपर बता के आए हैं। भरतनाट्यम के बारे में अब सारी जानकारी ले लेते हैं, जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, लगभग 2000 वर्ष पुराना, जिसका पुराना नाम सादिर था। क्या था? सादिर था। अन्य नाम इसको दासी अट्टम और अग्नि अट्टम के नाम से भी जानते थे। दासी अट्टम इसलिए क्योंकि इसमें जो कंवारी लड़कियां होती थी, जिनकी शादी नहीं होती थी, उनको मंदिरों को समर्पित कर दिया जाता था। इसकी जानकारी कौन सी पुस्तक में मिलती है? तो शिल्पादिकरम में मिलती है, और अभिनव दर्पण जो कि नंदी केश्वर का है, इन दोनों में ही भरतनाट्यम की जो जानकारी है वो मिलती है, शिल्पादिकरम और अभिनव दर्पण में। अभी बताया कि दासी अट्टम क्या होता है। इसमें जो गर्ल्स होती थी उनको मंदिरों को समर्पित किया जाता था। तो मंदिर को जो है ये किससे संबंधित है? तो ये मंदिरों को समर्पित है।
इसमें क्या होता था इस भरतनाट्यम में कि शैव धर्म के विचारों को प्रस्तुत किया जाता था। शैव यानी कि भरतनाट्यम जो है वो शैव से शिव से संबंधित है। नृत्य के आरंभ को किस नाम से जानते हैं? तो अलारिपू के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। नृत्य के आरंभ भाग को किस नाम से जानते हैं और अंतिम भाग के नाम से किस नाम से जानते हैं, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। और वो किस भगवान से संबंधित है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ये इम्पोर्टेंट और है कि वैसे तो इसमें अलारिपू, जाति, शब्दम, वर्णम और पदम, ये सभी जो, और तिल्लाना, तिल्लाना जो कि अंतिम रूप है, ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत के वराना के अनुरूप है ये। और तिल्लाना जो है ये खत्म होता है भरतनाट्यम जो है इस पर। अलारिपू को याद रखेंगे और तिल्लाना को याद रखेंगे। तिल्लाना अंतिम भाग है और अलारिपू इसका प्रारंभिक भाग कहलाता है। इसके अलावा आगे चलते हैं, वैसे इनको भी याद रखेंगे, जाति, शब्दम, वर्णम, पदम, तिल्लाना, ये सभी किससे संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से शब्द संबंधित हैं। नाट्य रूप का स्वरूप पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम है। भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। कटका, मुख, हस्त मुद्रा, इसमें 3 उंगलियों को जोड़कर ओम का प्रतीक बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओम का प्रतीक किस शास्त्रीय नृत्य में बनाया जाता है? तो भरतनाट्यम में मनाया जाता है। और कटका, मुख, हस्त मुद्रा किससे संबंधित है? तो ये भी जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। नृत्य का अंत जो है वो तिल्लाना या थिलाना पर होता है। अभी बताया अलारिपू इसका आरंभिक है और तिल्लाना जो है इसका अंत होता है नृत्य का इस पे। इसीलिए ये दोनों ही चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाती है। नट्टुवार भरतनाट्यम का शिक्षक भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। जो भरतनाट्यम का शिक्षक होता है उसको हम नट्टुवार के नाम से जानते हैं। जो कि भरतनाट्यम में जो कविता होती है, कविता पाठ करने का काम है, उस व्यक्ति को नट्टुवार के नाम से जानते हैं। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। भरतनाट्यम में कौन से संगीत का प्रयोग होता है? तो कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे एक हाथ लस्यांग कहा जाता है। एकाहार लस्यांग, ठीक है क्या? एकाहार लस्यांग कहा जाता है। आगे चलते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखें कि भरतनाट्यम जो है वो इसमें कर्नाटक संगीत का उपयोग होता है और इसमें एकल कलाकार होता है, ठीक है। भरतनाट्यम नृत्य की शैलियों की बात कर लेते हैं तो कला क्षेत्र, वुजुबर और कलामंडलम, भरतनाट्यम की ये शैलियाँ हैं। क्या हैं ये? शैलियाँ हैं। भारतीय संगीत जो है, जो कि 2 भागों में बटा हुआ है। उत्तर भारत की बात कर लेते हैं तो ये हिंदुस्तानी संगीत में बटा हुआ है, और दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं तो ये कर्नाटक संगीत में बटा हुआ है। भरतनाट्यम किस में है? तो ये कर्नाटक संगीत में है, यानी कि ये दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य में प्रयोग वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तो भरतनाट्यम में बांसुरी का प्रयोग होता है, वीणा का प्रयोग होता है और मृदंगम का प्रयोग किया जाता है। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश ने कब इस पर प्रतिबंध लगाया था? तो 1910 में ब्रिटिश सरकार ने भरतनाट्यम नृत्य पर प्रतिबंध 1910 में लगाया था। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर स्थित है। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम के चित्र किस मंदिर से संबंधित हैं? तो वो चिदम्बरम मंदिर से संबंधित है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। आ जाते हैं उड़ीसी नृत्य पर। उड़ीसी नृत्य के जनक किसको कहा जाता है? तो पंकज चरण दास को कहा जाता है उड़ीसी नृत्य के जनक के रूप में। और उड़ीसी नृत्य जो कि भगवान कृष्ण से संबंधित है। भरतनाट्यम किससे संबंधित था? तो भरतनाट्यम जो है वो शैव धर्म से संबंधित था, लेकिन उड़ीसी नृत्य जो है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के द्वारा कि उड़ीसी नृत्य किससे संबंधित है। और जब मैंने एग्जाम दिया था दिल्ली पुलिस का, तो उसमें भी ये एक क्वेश्चन आया था। भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है कौन सी? उड़ीसी
शास्त्रीय नृत्य है, ये किससे संबंधित है? तो भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। इसमें कौन सी मुद्रा होती है? तो त्रिभंग मुद्रा इसमें होती है। ठीक है, उसमें किस तरीके का जो प्रतीक है वो बनाया जाता था? भरतनाट्यम में ओम का प्रतीक बनाया जाता था। जयंतिका ने 5 भागीय मुद्रा विकसित की थी। ठीक है, 5 भागीय मुद्रा किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो जयंतिका के द्वारा ये की गई थी। इसे ओरली भी कहा जाता है। ओरली का मतलब होता है उड़ीसा। ओरली का मतलब क्या होता है? उड़ीसा होता है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से होती है। किससे? मंगलाचरण से होती है। भरतनाट्यम में अलारिपू से संबंधित स्टार्ट होती थी और तिल्लाना पर खत्म होती थी। ओडिसी नृत्य में मंगलाचरण से शुरू होती है और मोक्ष पर जो है वो खत्म होती है। उड़ीसी नृत्य किससे? मंगलाचरण से। इन दोनों ही टॉपिक्स को याद रखेंगे। उड़ीसी में मंगलाचरण और मोक्ष। मंगलाचरण का मतलब क्या होता है कि ये पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किए जाते हैं मंगलाचरण में। और मोक्ष में क्या होता है? धारीछम नृत्य से। किससे? धारीछम नृत्य से इसकी जो है समाप्ति की जाती है। ठीक है, उड़ीसी नृत्य की। पखावज अक्षरों का प्रयोग किया जाता है इसमें। इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। किसका? पखावज अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जब इस नृत्य की समाप्त किया जाता है। नृत्य उदाहरण किसका है? तो ये उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं से संबंधित है। ठीक है, नृत्य का उदाहरण। उड़ीसी नृत्य की बात कर लेते हैं तो ये उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं से संबंधित है। मुख्यतः महारियों द्वारा ये नृत्य किया जाने वाला है। किसके? महारियों के द्वारा। नृत्यांगना शरीर के में जटिल किस तरीके से ज्यामिति पैटर्न बनाती हैं। मोहिनीअट्टम में ओम का प्रतीक बनाती थी, इसमें ज्यामिति पैटर्न बनाती हैं उड़ीसी नृत्य में। इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को याद रखेंगे। यह जल तत्व का प्रतीक है। यह जो नृत्य है वो किसका प्रतीक है? प्रतीक को भी आपको याद रखना है। किसका है? जल का प्रतीक है। ओडिसी नृत्य किस का प्रतीक है? तो जल तत्व का प्रतीक है। इसमें प्रयोग वाद्यंत्र कौन से हैं? तो मंजीरा, पखावज, ढोल और सितार। क्या है? मंजीरा, पखावज, ढोल और सितार इससे वाद्यंत्र संबंधित हैं। मणिपुरी की बात आ जाती है तो यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। शैव धर्म से भरतनाट्यम हो गया था। कृष्ण भगवान से ओडिसी हो गया था। मणिपुरी जो है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, जो कि भगवान जिसमें क्या होता है, भगवान कृष्ण की जो बाल्यावस्थाएं की कहानियां थी इसमें उसको दर्शाया जाता है। बाल्यकाल की कहानी यानी कि बाल्यावस्था की जो कहानियां थी भगवान कृष्ण की, उससे ये संबंधित है। इसमें 3 शैलियां होती हैं। पहला होता है लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। ठीक है, कौन कौन सी? लाई हरोबा इंपॉर्टेंट है, ये जो शैलियां हैं इनकी। लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार सन 1779 में निंगथो चिंगथांग खोवा ने शुरू किया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पहली बार कब शुरू हुआ था मणिपुरी नृत्य रासलीला को। मणिपुरी नृत्य में हमने 3 शैलियां बताई हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। रासलीला को किसके द्वारा पहली बार? निंगथो चिंग थांग खोबा के द्वारा शुरू किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुरी नृत्य अकेडमी की स्थापना जो है वो मणिपुर में की थी। कहाँ पर? मणिपुर में। इसमें ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है क्या कि इसमें पैना वाद्यंत्र का उपयोग किया जाता है। जिस भी नृत्य में सिर्फ एक वाद्यंत्र का उपयोग होता है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो मणिपुरी नृत्य में जिसमें भगवान कृष्ण की बाल्यावस्थाओं का वर्णन किया जाता है और इसमें किस वाद्यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पैना वाद्यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? पैना वाद्यंत्र का। इसमें नटगाथन का प्रयोग भी किया जाता है। नट गायन का। किसका? नट गायन का। ठीक है, और नृत्य वाद्यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसे पुंग चोलोम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बन गया ना, मैंने कहा जहाँ पे एक चीज की बात आती है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें पेना वाद्यंत्र पुंग चोलोम जो कहा जाता है किसको? जो व्यक्ति नृत्य करता है और वही व्यक्ति जो है मुंह से अपना जो है नृत्य वाद्यंत्र बजाना और गाना जो व्यक्ति करता है
बजाना और गाना जो व्यक्ति करता है उसको पुंगचोलोम के नाम से जानते हैं। और इसमें ड्रम का उपयोग किया जाता है, ड्रम का उपयोग भी किया जाता है इसमें, ठीक है। जागोई और चोलोम जो कि मणिपुरी के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, एक है जागोई, दूसरो है चोलोम, ठीक है। इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। कितने ताल? ताल वो नहीं जो जिसमें पानी भरते हैं, ताल होता है जैसे तक थैया थैया, इस तरीके से जो ताल होते हैं उनके अलग अलग ताल होते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ के। अब इतना मुझे नहीं पता कि कौन कौन से ताल 64 होते हैं, ठीक है। इतना याद रखेंगे कि मणिपुरी में कितने ताल होते हैं, तो 64 ताल होते हैं, ठीक है। नागबंद मुद्रा की बात कर लेते हैं। इसमें शरीर 8 के आकार के वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। कितने के? 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। इसमें जो कलाकार होते हैं वो बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं? थोटी आई कहा जाता है। मणिपुरी नृत्य में जो ड्रेस पहनी जाती है उसका क्या नाम है? तो थोटी आई के नाम से हम उसको जानते हैं, जो कि बेलनाकार होती है। इसमें कलाकार कभी भी दर्शक से सीधी आंख नहीं मिलाते हैं। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें जो कलाकार है वो दर्शकों से सीधी आंख नहीं मिलाता है? तो वो मणिपुरी नृत्य बन जाता है। देख लेते हैं आप, इस तरीके से बेलनाकार जो ड्रेस है वो बनाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी किससे संबंधित है? कच्ची पूड़ी कौन बनाएगा? तो अंधा व्यक्ति बनाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम से संबंधित है। कच्ची पूड़ी कृष्णा कुचेलापुरम। और कच्ची पूड़ी किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कच्ची पूड़ी जो है वो भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ने का काम करता है। भागवत पुराणों को आधार माना जाता है इसमें। किसको आधार माना जाता है? भागवत पुराणों को इसमें आधार माना जाता है। पीतल की तस्तरी में इसमें पैर रखकर कच्ची पूड़ी किस में बनाई जाएगी? तो पीतल की तस्तरी में बनाई जाएगी। ऐसे याद रखेंगे, पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है, ठीक है। इसे तरंगम कहा जाता है। तरंगम का मतलब है कच्ची पूड़ी तिरंगे की तरह टहल रही हैं, किसमें? पीतल की तस्तरी में। इसमें क्या होता है कि पैरों की मुद्राएं संपाद, मंडीकोपु, कंतेरा और नागबंद है। पैरों की मुद्राएं कौन कौन सी हैं? संपाद, मंडीकोपु, कंतेरा और नागबंद। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। ये याद रखेंगे कि पीतल की तस्तरी किस में याद आती है? कच्ची पूड़ी जो है वो किस में तैर रही थी? पीतल की तस्तरी में। और इसमें पैर रखकर जो है वो नृत्य का प्रचलन किया जाता है। भागवत पुराणों का आधार इसमें माना जाता है, ठीक है। कहाँ से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम से ये संबंधित है। ये भी कहाँ से आता है? तो कर्नाटक संगीत, जो कि दक्षिण भारत का नृत्य माना जाता है, ठीक है, दक्षिण भारत से संबंधित है। और उत्तर भारत की बात कर लेते हैं, तो आपको अभी हम बता के आए हैं। वाक, मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कौन सा है? तो कच्ची पूड़ी है। कौन सा है? कच्ची पूड़ी है। वाक, मूक विनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला। कच्ची पूड़ी का आदि गुरु सिद्धेंद्र योगी, इंपॉर्टेंट है। कच्ची पूड़ी के आदि गुरु किसको कहा जाता है? तो सिद्धेंद्र योगी को कहा जाता है। इन्होंने कल्पम, ठीक है, भामाकल्पम नाटक की रचना की, जो कच्ची पूड़ी पर आधारित है। सिद्धेंद्र योगी के द्वारा किस नाटक की रचना की गई? तो कल्पम नाटक की रचना की गई है, जो कि कच्ची पूड़ी के आदि गुरु माने जाते हैं। नृतकों को भगवत तालु के नाम से जाना जाता है। नृतकों को किसके नाम से जाना जाता है? भगवत तालु के नाम से जाना जाता है। सोलाकद या पताक्षर, इस नृत्य भाग की में शरीर की हरकतें शामिल हैं। किसमें? सोलाकद या पताक्षर, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। काबुत्तबम, इसमें व्यापक कलाबाजियां सम्मिलित हैं। मंडकूप शब्दम एक मेढक की कहानी को कहते हैं। किसमें? मंडकूप शब्दम में।
इसमें क्या होता है, अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाते हैं। जो अभी पीतल की तस्तरी थी ना, उसमें जल चित्रम चित्र नृत्य में क्या होता है, अपने पैर के अंगूठे से सतह पर क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। किसमें, इसी में, ठीक है। जो अंधा व्यक्ति था, कच्ची पूड़ी बना रहा था, कच्ची पूड़ी में जो पुरुषों की पोशाक होती है उसको बगलबंदी के नाम से जानते हैं। कथक की बात कर लेते हैं। कथक जो कि अपने उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसके अन्य नामों की बात कर लेते हैं तो नटवरी और कथाकारों का नृत्य इसको कहते हैं। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। किस पर आधारित है कथक नृत्य, राधा और कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। घुंघरू और चक्कर के इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक कहानी सुनने के लिए एक नृत्य का प्रयोग होता है, इसे पड़ंत कहा जाता है। किसको, कथक जो नृत्य होता है इसमें कहानी सुनाई जाती है, जिसमें क्या होता है, इसको पड़ंत कहा जाता है। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी चूड़ीदार के साथ में होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होती है, ठीक है। अनारकली या लंबी चूड़ीदार के साथ में होती है। इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इनकी ड्रेसअप सेंस पूछा जाता है। हमारे में पूछा गया था कि वाइट साड़ी और उसमें येलो कलर की जो साइड बनी हुई है वो किसमें, मतलब उसका ड्रेस जो सेंस है वो किससे संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए कहते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिससे पूछे गए हैं उसी तरीके से आपको याद रखनी है। तो कथक में कैसी चूड़ीदार जो नीचे होती है वो, और अनारकली जो है उसकी ड्रेसअप होती है। घराने की बात कर लेते हैं तो मतलब कथक नृत्य जो है वो लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना, जो कि सबसे पुराना घराना बनारस घराना माना जाता है, और रायगढ़ घराना शैली में इसका प्रयोग जो है कथक का किया जाता था और अभी भी किया जाता है। कथक की शैली को 20वीं शताब्दी में लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। पूछा जाता है कि कथक नृत्य को पुनर्जीवित किसने किया था, तो लीला सोखे जो हैं इनके द्वारा 20वीं शताब्दी में पुनर्जीवित किया गया था कथक को। इसके प्रमुख विषय वैष्णववाद से जुड़े हैं। किससे, वैष्णववाद से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी बताया कि राधा और कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन किया जाता है, और जहाँ पे कृष्ण भगवान आएंगे वहाँ पर वैष्णव धर्म से ही संबंधित है। इसका वर्तमान स्वरूप जो है वो मुगरा परंपरा पर आधारित है। आपसे पूछा जाएगा कि कथक नृत्य जो है इसका स्वरूप जो है वो वर्तमान समय में किस पर आधारित है, तो मुगरा परंपरा पर आधारित है। कथक कली और अट्टम रूट वर्ड हमने कहाँ से बताया था, ये केरल से बताया था। कहाँ से बताया था, केरल से। कथकली जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये फीमेल के द्वारा नहीं होता है। किसके द्वारा होता है, तो पुरुषों के द्वारा होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। इसमें रामायण और महाभारत की कहानियों पर ये आधारित है। नायक को किस नाम से जाना जाता है, इसमें जो नृत्य करता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो पाचा के नाम से जाना जाता है। खलनायक जो होता है उसको कथी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, चेहरे के हाव भाव देखना। आप जब भी आप एक बार कथकली यूट्यूब पे सर्च करना और देखना, उसमें देखना कि उनके चेहरे के हाव भाव से ही इसमें प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। उनकी आंखें इधर से उधर और जो फेस है इधर से उधर होगा और कुछ नहीं। नाट्य स्थान को कुट्टम पालम कहा जाता है। नाट्य स्थान को क्या कहा जाता है, कुट्टम पालम कहा जाता है। इसकी शुरुआत केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने से होती है एवं केरल के सोपना संगीत का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कथकली में कौन से संगीत का प्रयोग किया जाता है, तो केरल के सोपना संगीत का प्रयोग किया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है वो केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने से होती है। इसमें कितनी मुद्राएं होती हैं, तो 24 मुद्राएं इसमें होती हैं कथकली में। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र हैं, इटक्का, चिंदा और मंडालाम, ठीक है। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रतीक हमने बताया है, याद रखना है, शैलियां याद रखनी है, मुद्राएं ताल याद रखनी है, ठीक है।
कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणि प्रबलम अर्थात मलयालम का संस्कृत का मिश्रण है। आप ऐसे इसको रिलेट कर लेते हैं, केरल की भाषा कौन सी है तो मलयालम है, और मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है क्या, कथकली। ठीक है। गीतों के शब्दों को क्या कहा जाता है तो अट्टकथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अट्टकथा कहा जाता है। कलासम और नलचरितम कथा कली नृत्य शैली के प्रकार हैं। यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। लिटरेचर साहित्य से संबंधित है, म्यूजिक संगीत से संबंधित है, पेंटिंग चित्र से संबंधित है, एक्टिंग नाट्यम से संबंधित है, नृत्य नृत्यम से संबंधित है। अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार के होते हैं, पाठा, पाचा, काठी, थटीकारी और मिनक्कू। अलग अलग रागों के श्रृंगार में अपना महत्व देते हैं। एक बार इसको पढ़ लेना है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। ठीक है। हरा रंग कुलीनता, देवत्व और सद्गुण इंगित करता है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस पढ़ लेना है एक बार। नाक के बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव इंगित होते हैं। नाक के बगल में धब्बे राजसी गौरव इंगित होते हैं। अब जब इनका मेकअप होता है ना तो बहुत ज़्यादा इसमें परतें चढ़ाई जाती हैं। जब फेस पर इनका जो इनके फेस के ही हावभाव से इसका नृत्य होता है, तो इसीलिए फेस पर लगभग 12 से 13 परतें जो है इसमें चढ़ाई जाती हैं। बुराई और दुष्टता को इंगित करने के लिए काले रंग का उपयोग किया जाता है। किसका, काले रंग का उपयोग जो है वो बुराई और दुष्टता के लिए किया जाता है। पीला रंग किसके लिए उपयोग होता है, इसमें संतों और महिलाओं के लिए इसमें उपयोग होता है। पूरी तरह से लाल रंग से पुता चेहरा बुराई का इंगित होता है। किसका, बुराई का इंगित होता है। सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करती है। अब आ जाती है मोहिनी अट्टम। अट्टम रूट वर्ड भी हमने कहाँ से संबंधित बताया था आपको, 99% जो है वो केरल में जाएगा। अन्यथा अट्टम रूट वर्ड जो है वो 1% ही आपका तमिलनाडु में जाता है। हाँ, 1-2 हैं जो अट्टम रूट वर्ड जो तमिलनाडु में चले जाते हैं। इसमें मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ होता है इसमें नृत्य। एकल महिला के द्वारा होता है। देखो, केरल के 2 हैं, एक है कथकली जो कि पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, और मोहिनी अट्टम जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बालों में जो है वो चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। ठीक है, हमने अभी बताया था कि सफ़ेद साड़ी और उसमें येलो कलर की पट्टी जो है, तो वो अब देखो इसमें आ रही, देखो तो वो किससे संबंधित था, तो वो मोहिनी अट्टम से ही संबंधित था। अब आपसे क्या पता, पूछ लें कि बालों में जो चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य में लगाए जाते हैं, तो किस में जाएंगे आप, मोहिनी अट्टम में जाएंगे। इस नृत्य में केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है। कैसी, कसाबू साड़ी जो है वो केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है मोहिनी अट्टम में, जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया जाता है। किसमें, व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया जाता है। और ये भी जो है वो विष्णु के स्त्रीण रूप की कहानी को दर्शाता है। इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि फीमेल करते हैं, जादूगर तो आएगा ही नहीं इसमें, तो कौन आएगा, सिर्फ जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है। इसमें भी मणि प्रबलम भाषा का उपयोग किया जाता है। किसका, मणि प्रबलम भाषा का उपयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं तेवितिया चित्रम, नंगई नाटकम और दासिहम इस नृत्य के रूप हैं। रूपों को एक बार पढ़ लेंगे बस। ठीक है, शैलियाँ ज़्यादा पूछी जाती है, रूप इतने ज़्यादा नहीं पूछी जाते हैं। सतरी नृत्य जो कि सबसे नवीनतम नृत्य के रूप में जाना जाता है, जो कि वर्ष 2000 में इसको शामिल किया गया था शास्त्रीय नृत्य में। इसकी खोज जो है वो लगभग 500 वर्ष पूर्व होती है, लेकिन भरतनाट्यम लगभग 2000 वर्ष पुराना है। श्रीमत शंकरदेव इसके संस्थापक थे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है ये वाला फैक्ट। कब, श्रीमत शंकरदेव जो है वो सतरिया नृत्य से संस्थापक हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा गया ये क्वेश्चन, इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया। असम के वैष्णव मठों का विकसित नृत्य इसको कहा जाता है, सतरिया नृत्य को। सतरिया को अंकीय नाट्य प्रदर्शन के लिए लाया गया। किसके लिए, अंकीय नाट्य के प्रदर्शन के लिए। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो उसको भांगी, और जब स्त्री करती है तो उसको सीमांगी।
शिमांगी ऐसे याद कर लो, कोई स्त्री करेगी। और भांगी, भांगी का मतलब होता है कि अरे अपने भैया को गाली वगैरह देते ना, इसी तरीके से समझ लो कि ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। त्योहारों पर यह नृत्य बोकोट यानी कि पुरुष पुरुष भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य जो है वो भोकोट पुरुष पुरुष भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है। इसमें बोरगति संगीत का प्रयोग होता है। नृत्य का भावना भाग जो कि भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। भगवान कृष्ण की जो है जितने भी हैं वो वैष्णव से संबंधित हैं। किससे? वैष्णव से। माटी अखोटा का रूप का संबंध जो है वो सतरिया नृत्य से है। इसका अर्थ मिट्टी पर व्यायाम करना होता है। ठीक है, ये तो हो गया अपने शास्त्रीय नृत्य। लेकिन शास्त्रीय नृत्य से जुड़े जितने भी पर्सन है वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो इतने ही हैं और जितने भी फैक्ट बनेंगे वो इसके अंदर से ही बन जाएंगे, बाकी अलग से फैक्ट कुछ भी नहीं बनेगा। आपको बता चुके कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है, ड्रेसअप सेंस, अगर कोई एक चीज़ उसमें वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग हो रही तो वो उसके शुरुआत को किस नाम से जानते हैं और उसके अंतिम भाग को किस नाम से जानते हैं, कितनी शैलियाँ हैं, कितनी मुद्राएं हैं, कितने ताल बजते हैं, कौन करता है और किस से संबंधित है, जैसे वैष्णव धर्म, शैव धर्म। ठीक है, किससे संबंधित है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस स्टेट का है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। इसको जो है कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना और इसकी PDF एक बार ज़रूर निकलवा लेना, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस बनते हैं, 100% बनते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके जो है वो नृत्य से ही बनते हैं, कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं।